हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने पास्कल्स लॉ देखा था। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एंड देन वी विल गेट इनटू फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने के लिए हम कुछ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले, और उसके बाद उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सपोज ये हमारा कोई बकेट है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी लिक्विड है, ठीक है। अब देखिए, लिक्विड हम हमेशा इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं, राइट। अभी आइडियल लिक्विड मान रहे हैं, ठीक है। तो सपोज पहले एग्जांपल लेते हैं। ये पूरा जो है दिस कंटेनर इज फिल्ड विद अ लिक्विड, ठीक है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम इस लिक्विड को वाटर मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम एक प्लास्टिक से भरा, मतलब एक पॉलीथीन में भी सपोज एक ये तो हमारा एक तो वाटर अलग से है, और इसके अंदर क्या है कि इसी पोजीशन में इसके अंदर क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमने एक प्लास्टिक थैले में पॉलीथीन में रखा है, ठीक है। पॉलीथीन में पानी अलग से भर के, ठीक है, इस बकेट ऑफ वाटर में रखा हुआ है, पहले से ही रखा है, और ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है। तो देखिए, ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब ये जो थैले में पानी है, राइट, इसका जो नेट वेट है नीचे की तरफ, ये जो थैले में पानी है इसका जो नेट वेट है नीचे की तरफ, तो W प्लास्टिक वाटर, ठीक है ना, मतलब वो जो पानी पॉलीथीन में है, ठीक है, वो तो नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब है कि इस प्लास्टिक के थैले पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स नीचे से लग रहा है। इस प्लास्टिक के थैले पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स नीचे से लग रहा है, और वो नेट फोर्स किसके बराबर हो जा रहा है? वो नेट फोर्स बराबर हो जा रहा है आपका ये वेट के, जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्लास्टिक के थैले में है उतने अमाउंट ऑफ वाटर के वेट के बराबर हो जा रहा है, तब ये इक्विलिब्रियम पे होगा। अब देखिए, ये बाहर से लगने वाला फोर्स जो कि इस पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो किस वजह से होगा? तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस हो, उस पर प्रेशर फोर्स लगेगा बाहर वाले फ्लूइड की वजह से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाहर वाले थैले से कुछ बाहर वाले फ्लूइड की वजह से, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेशर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डेप्थ के साथ ये प्रेशर क्या है, इंक्रीज करता है। डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो क्योंकि यहाँ नीचे वाले पोर्शन में लगने वाला फोर्स जो होगा, प्रेशर फोर्स, जिसको हम बोलेंगे प्रेशर फोर्स, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में लगने वाला प्रेशर फोर्स लोअर, वो ग्रेटर होगा किससे? ऊपर वाले पोर्शन में लगने वाला प्रेशर फोर्स, ठीक है, अपर पार्ट, ठीक है। तो इसलिए ये जो है नेट फोर्स क्रिएट करेगा, जो कि कहाँ लगेगा? नेट फोर्स क्रिएट करेगा जो कि कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। नेट फोर्स जो होगा वो अपवर्ड लगेगा, ठीक है। और ये नेट फोर्स क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं बायोइंट फोर्स। ठीक है। ये जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोइंट फोर्स, ठीक।
अब देखिए ये बायॉन्ट फोर्स आ किसकी वजह से रहा है, प्रेशर की वजह से, वो भी प्रेशर किसका, जो लिक्विड ने इस प्लास्टिक थैले वाले लिक्विड को सराउंड, है ना, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसको सराउंड कर रहा है, ठीक है ना, इस प्लास्टिक थैले वाले लिक्विड को, जो लिक्विड सराउंडिंग में है इसके, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो नेट अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो देखिए वो ये जो सराउंडिंग का प्रेशर फोर्स है ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस सॉलिड है या लिक्विड है या क्या है, राइट। तो ये सरफेस पे तो डिपेंड नहीं करता है ठीक है। तो अगर आप सपोज ये प्लास्टिक के थैले की जगह, ठीक है ना, प्लास्टिक के थैले में जिसमें हमने पानी रख के जो है अंदर की तरफ पुट किया है, अगर इसको हम रिप्लेस कर दें किसी और ऑब्जेक्ट से या किसी और मटेरियल से, इसको हम रिप्लेस कर दें किसी और मटेरियल से, ठीक है, कोई सपोज ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, उस सॉलिड बॉडी से अगर इसको हम रिप्लेस कर दें, तो इस सॉलिड बॉडी, रिप्लेस करने का मतलब सेम शेप और साइज की, जिस शेप और साइज का वो पिछला हमारा वाटर इन पॉलीथीन या लिक्विड इन पॉलीथीन था, ठीक है, सेम शेप एंड साइज का अब मैं कोई सॉलिड बॉडी ले आऊं, ठीक है, तो उस पर भी क्या होगा, उस पर भी ये बायॉन्ट फोर्स चेंज नहीं होगा, उस पर भी ये बायॉन्ट फोर्स चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये इस पर लगने वाला बायॉन्ट फोर्स वो क्या किस पे डिपेंड करता है, वो बाहर वाले लिक्विड के प्रेशर फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, बाहर वाले लिक्विड के प्रेशर फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपने इसका सेम शेप एंड साइज रखा है तो ये सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, सेम अमाउंट ऑफ सराउंडिंग लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। और जो ये बायॉन्ट फोर्स लगता है ये एक तरीके से क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, दैट इज व्हाट गिवन बाय आर्किमिडीज। आर्किमिडीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि द बायॉन्ट फोर्स, द नेट बायॉन्ट फोर्स एक्टिंग ऑन a body wholly or partially immersed in liquid, wholly or partially immersed in liquid, ठीक है, is equal to the weight of the liquid displaced by a body। देखिए अब ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी, मतलब कि वेट क्या होगा, वेट होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना। तो जब तक बॉडी का हमारा जो भी जो भी ऑब्जेक्ट आप इमर्ज कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप लिक्विड में डाल रहे हैं, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इक्वल है तो वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है कि बायॉन्ट फोर्स क्या लगेगा। आपने स्टील की बॉल डाली, आपने प्लास्टिक की बॉल डाली, ठीक है, जब तक वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, देखिए वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सेम होने से गड़बड़ हो जाएगा, राइट। अगर दो अलग अलग मटेरियल के आपने वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम के बॉल या समथिंग एल्स आपने लिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा सेम अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करे, ठीक है।
सेम अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करे, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि एक्चुअली वो जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है वो पार्शियली अंदर जाएगा या फिर पूरा का पूरा अंदर जाएगा। अगर दो डिसिमिलर मटेरियल, मतलब एक जैसे मटेरियल नहीं है पर वॉल्यूम दोनों ऑब्जेक्ट का सेम है, अगर वो पूरी तरीके से अंदर चले जा रहे हैं तो फिर उन पर लगने वाला बायोंट फोर्स सेम होगा, ठीक है, अगर वो पूरी तरीके से अंदर चले जा रहे हैं। तो इतना अगर डेंसिटी डिफरेंस है उस ऑब्जेक्ट, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी डिफरेंस इस ऑब्जेक्ट पे और इस ऑब्जेक्ट की और इस सराउंडिंग लिक्विड की, क्या कि वेदर द बॉडी विल बी पार्शियली इमर्स्ड और होली इमर्स्ड, मतलब बॉडी जो है पार्शियली अंदर जाएगी या फिर पूरी तरीके से अंदर इमर्स हो जाएगी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? इनके डेंसिटी डिफरेंस पे, ठीक है। बट जहां तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सवाल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी बॉडी ने पार्शियली या होली वाटर लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, ठीक है, तो कुछ अमाउंट वो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का। वो अमाउंट लिक्विड का जो है, जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ है ये देखिए, इस बॉल का वॉल्यूम नहीं लेना है, ठीक है, इस बॉल का वॉल्यूम नहीं लेना है, बल्कि मैं क्या बोल रहा हूं कि इसने जितना अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया है। अब ये केस स्पेशल हो गया क्योंकि पूरी तरीके से अंदर आ गई है, ये बॉल आपकी जो है ये पूरी तरीके से अंदर है, ये ऑब्जेक्ट पूरा अंदर है, तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, वो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पार्शियली इमर्स्ड होता, अगर ये पार्शियली मान लीजिए इमर्स्ड होता, ठीक, तो अब देखिए, अब ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया होगा, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा? सिर्फ इतना अमाउंट। तो ये जो अमाउंट डिस्प्लेस हुआ है इसका अपना कुछ वेट होगा, ये जो अमाउंट डिस्प्लेस हुआ है इसका अपना कुछ वेट होगा, राइट। उस वेट को हम बेसिकली उस लिक्विड वाटर के वेट को, लिक्विड या वाटर के जो वेट को हम क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम एक कुछ रेगुलर शेप लेते हैं, ठीक। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम ऐसे कोई आर्बिट्रेरी शेप नहीं लेंगे, राइट, एक रेगुलर शेप लेंगे। ये देखिए, ये H1 है, अपर सरफेस की डेप्थ, लोअर सरफेस की डेप्थ H2 है। ये हमने कोई भी आप इमेजिनरी क्यूबॉइड भी जो है एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इस इमेजिनरी क्यूबॉइड के अंदर जो पानी है वो भी तो एक तरह से इक्विलिब्रियम पे है। इमेजिनरी क्यूब के अंदर जो पानी है वो भी एक तरीके से, पानी या लिक्विड, वो भी एक तरीके से इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या क्या है कि सपोज आपने कोई क्यूबॉइड अंदर रख दिया है, ठीक है, जो कि इस पोजीशन पे आके स्टेबल रह सकता है, मतलब इसका डेंसिटी इस हिसाब से है कि ये सिंक नहीं हो रहा है, और ये क्या है? इमर्स्ड है बट फ्लोट कर रहा है, फुली इमर्स्ड कंडीशन में। फ्लोटिंग की कंडीशन अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी इस पोजीशन पे मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो अब ये अगर एरिया मैं ए ले लूँ, ठीक है, ये एरिया जो है ए है, तो अब आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर प्रेशर फोर्स लगेगा P1A,
और यहाँ पर प्रेशर फोर्स लगेगा P2A। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स लगेगा और यहाँ जो प्रेशर फोर्स लगेगा ये दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये वर्टिकल वॉल पे, ठीक है, आप प्रेशर जो है टोटल प्रेशर क्या आएगा, टोटल प्रेशर आएगा ρg(h²/2), ठीक है ना, वर्टिकल वॉल है, ठीक है, ρg(h²/2) वाला जो फॉर्मूला आता है उससे आ जाएगा। लेकिन वो प्रेशर फोर्स, अब दोनों तरफ प्रेशर सेम आएगा, राइट, इस तरफ भी इस तरफ भी प्रेशर सेम आएगा, एरिया भी सेम है तो फोर्स सेम हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब नेट वर्टिकल फोर्स रहेगा, तो नेट वर्टिकल फोर्स हमारा क्या होगा, नेट वर्टिकल फोर्स हो जाएगा वो आपका किसके बराबर होगा, देखिए यही हमको नेट वर्टिकल फोर्स चाहिए, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, तो P2A, क्योंकि आप जानते हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1, तो ये होगा P2A माइनस P1A, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब P2 क्या होगा, P2 होगा ρg(h²), ρg(h²), ठीक है, A मैंने कॉमन ले लिया, माइनस P1 क्या होगा, ρg(h1), A कॉमन आ गया, तो ये देखिए ये आ रहा है ρg(h2 माइनस h1), ठीक है, ρg(h2 माइनस h1). अब जरा देखिए ये रो क्या है, रो है आपका वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड। रो है आपका डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड। जी क्या है आपका, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ए क्या है, देखिए ए है ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, और H2 माइनस H1 क्या है, ये है हाइट। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया और H2 माइनस H1 क्या है, ये हाइट है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भले ही है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ने किसका प्लेस लिया होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ने यहां पर जो पहले पानी था या कोई भी लिक्विड था उसका प्लेस लिया है। इतने ही अमाउंट जितने वॉल्यूम पे अभी क्यूबॉइड रखा है उतने ही वॉल्यूम पे क्या रखा था, पहले पानी था, ठीक है ना, जो भी सराउंडिंग लिक्विड है वो था, ठीक है। तो उसी को तो डिस्प्लेस किया है इस क्यूबॉइड ने, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि जो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस क्यूबॉइड, ठीक है ना। सेम द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है यही क्या होगा, यही होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय क्यूबॉइड। है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय क्यूबॉइड इनटू डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड, ये क्या आ जाएगा, इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द क्यूबॉइड इनटू डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड, ये क्या हो गया, मास ऑफ द, ये एक तरीके से क्या हो गया, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ठीक है। तो ये जो नेट अपवर्ड फोर्स आया ये क्या आ गया, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, दैट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो सिग्मा Fi जो है वो हमारा क्या आ गया, वेट ऑफ द लिक्विड
डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायन फोर्स और एफ बी। ठीक है, तो एफ बी हमारा क्या हो जाता है, एफ बी हमारा हो जाता है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, फ्लूइड या लिक्विड, राइट। तो अब देखिए इसमें अगर बॉडी फ्लोट कब करेगी और बॉडी सिंक कब करेगी, ठीक है, उसकी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग कंडीशन। देखिए फ्लोट कब करेगी, देखिए बॉडी इक्विलिब्रियम पे अगर आ जाए, ठीक है ना, बॉडी अगर इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पे है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग। ठीक है ना, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, अंदर तक नहीं गई, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे है विद इन द बल्क ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना, विद इन द बल्क ऑफ द लिक्विड, या फिर सरफेस पे भी हो सकता है, ठीक है, सरफेस पे भी हो सकता है, या फिर विद इन द बल्क ऑफ द लिक्विड भी हो सकता है। तो ये आपकी क्या है, ये फ्लोटिंग कंडीशन है। ठीक है, तो और सिंकिंग क्या होता है, सिंकिंग होता है कि ये पूरी बॉटम तक पहुंच जाएगी, बॉडी जो है पूरी बॉटम तक पहुंच जाएगी और बॉटम पे जाके रेस्ट पे आएगी। ठीक है, बॉटम पे जाके रेस्ट पे आएगी। तो देखिए बेसिकली अगर फ्लोट कर रही है बॉडी, अगर फ्लोट कर रही है बॉडी, तो देखिए क्या हो रहा है, इस पर लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है वो इसके डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये बॉडी का अपना कुछ वेट होगा W, अगर ये बॉडी का अपना कुछ वेट होगा W, ठीक है, तो क्या होगा कि W वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू बायन फोर्स। ठीक है, तभी फ्लोट करेगी, क्योंकि फ्लोटिंग कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विद इन द बल्क। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ बी होगा, तभी ये फ्लोट करेगी। और सिंकिंग कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, सिंक कब कर जाएगी, सिंक कर जाएगी जब W ग्रेटर देन एफ बी हो जाएगा। ठीक है, जब W ग्रेटर देन बायन फोर्स हो जाएगा तो ये सिंक कर जाएगी। अब देखिए फ्लोट करने की कंडीशन भी क्या होता है, पार्शियली भी फ्लोट कर सकती है और फुल्ली भी, राइट, पार्शियली और फुल्ली। देखिए सिंक करेगी तो सिंकिंग में तो हमेशा ये पार्शियली फुली इमर्स्ड होगी। ठीक है ना, तो सिंक करेगी तो मतलब पूरी की पूरी बॉडी अंदर चली गई ना, फुली इमर्स्ड होगी। बट पार्शियली इमर्स्ड कंडीशन किसमें आएगी, व्हेन बॉडी विल फ्लोट, जब बॉडी फ्लोट करेगी तो ही पार्शियली इमर्स्ड कंडीशन आएगी। ठीक है, अब या तो ये पार्शियली भी फ्लोट कर सकती है या फिर ये फुली इमर्स्ड कंडीशन में भी फ्लोट कर सकती है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या आएगा, सपोज अगर ये पार्शियली इमर्स्ड कंडीशन में क्या होगा, पार्शियली इमर्स्ड कंडीशन में कुछ ऐसा होगा कि ये जो बॉडी है, ठीक है, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, बॉडी का, मटेरियल का अपना कुछ वॉल्यूम है, अपनी कुछ डेंसिटी है रो एम। ठीक है, वॉल्यूम है Vm, डेंसिटी है रो एम। अब देखिए Vm जो होगा ग्रेटर देन V होगा। ठीक है, Vd
वीडी क्या है, द अमाउंट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वो होगा वीडी। अब देखिए अगर ये इस कंडीशन में फ्लोट कर रही है, अगर ये इस कंडीशन में फ्लोट कर रही है तो अकॉर्डिंग टू, अगर ये इस कंडीशन में फ्लोट कर रही है पार्शियल कंडीशन में, तो देखिए क्या होगा, W वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड वो बायन फोर्स के बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी बायन फोर्स के बराबर होगा। अब वेट ऑफ द बॉडी होगा क्या, वेट ऑफ द बॉडी होगा रो एम इंटू वी एम इंटू जी, रो एम इंटू वी एम इंटू जी, ठीक है ना। रो एम इंटू वी एम क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। और देखिए जो बायन फोर्स होता है वो क्या होता है, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। तो मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, रो इंटू, रो क्या है, रो है आपकी, हम जब भी रो लेंगे तो रो हमेशा लिक्विड की ही लेंगे, सराउंडिंग लिक्विड की, तो रो इंटू वी डी इंटू जी। वी डी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो रो इंटू वी डी इंटू जी, ठीक है। सो रो इंटू वी डी इंटू जी, सो जी से जी कैंसिल। अब देखिए यहां पर क्या आता है, रो एम वी एम इज इक्वल टू रो वी डी। अब देखिए Vm तो ग्रेटर देन Vd होगा ही होगा, Vm ग्रेटर देन Vd होगा, ठीक है ना। Vm क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल का वॉल्यूम तो हमेशा इस कंडीशन में अगर पार्शियली सबमर्ज्ड है तो इस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हमेशा ज़्यादा ही होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही होगा। बट अगर बॉडी पूरी सॉलिड है, देखिए शिप कैसा बनता है, शिप बनता है आपका अंदर से हॉलो, राइट, तो ये अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जो शिप है वो आपका बनता है अंदर की तरफ खाली, राइट, तो ये अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता है पार्शियली सबमर्ज होने पे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता है और खुद का मटेरियल का वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब इफ बॉडी इज सॉलिड। अगर हॉलो है तो बात दूसरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शिप अगर हॉलो है तो बात दूसरी हो जाएगी, तब जरूरी नहीं है कि Vm ग्रेटर देन Vd हो, क्योंकि अंदर से हॉलो है लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब वो पुट किया जाएगा वहां पर, जब वो उसको लिक्विड पे रखा जाएगा तो वो जो नीचे के पोर्शन में वो जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा वो उसके मटीरियल्स टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर हॉलो है तो हॉलो में ऐसा नहीं है कि हम अंदर का वॉल्यूम ले लेंगे अगर पार्शियली इमर्ज्ड है। आई मीन देखिए जब आप मास निकालेंगे तो मास में ये Vm क्या होगा, मास में ये Vm होगा जहां जहां मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही वॉल्यूम लोगे, ठीक है ना। तो हॉलो के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इफ द बॉडी इज सॉलिड। तो अगर बॉडी सॉलिड है तो उस केस में देखिए Vm इज ग्रेटर देन Vd होगा, ठीक है। तो Vm अगर ग्रेटर देन Vd है और ये इक्वलिटी होल्ड करनी है तो ऑब्वियसली रो m लेस देन रो हो जाएगा, ठीक है। तो जब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो है वो लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा
तो पार्शियली सबमर्ज्ड कंडीशन आती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस केस के लिए, अगर बॉडी सॉलिड है। अगर बॉडी हॉलो है, ठीक है, अगर बॉडी अंदर से हॉलो है तो उस केस में Vm हमारा कम हो सकता है और Vd ज्यादा भी हो सकता है, राइट। मतलब Vm हम, क्योंकि हम वहां पर Vm का मतलब क्या होगा, वो मटेरियल का ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे मटेरियल कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना सिर्फ वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये मास चाहिए रो एम इंटू वी एम। तो वी एम एक तरीके से क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी, ठीक है। अब देखिए, अब फुली इमर्स्ड कंडीशन में क्या होगा। फुली इमर्स्ड कंडीशन में ऑब्वियसली अगर बॉडी फुली इमर्स्ड है तो उस केस में देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो टोटल ये डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका रो हो सकता है वो ग्रेटर देन रो एम जो होगा वो ग्रेटर देन रो भी हो सकता है, ठीक है, और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू रो हो सकता है, राइट। तो इसमें आपका दोनों ही चीजें एज्यूम कर ली गई हैं कि सॉलिड है या हॉलो है, ठीक है। तो हाँ, तो फुली सबमर्ज्ड कंडीशन में तो ये कब आएगा, जब मटेरियल का जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आपका ये हो जाए, राइट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्लोटिंग कंडीशन में, ठीक है, बैलेंस्ड बैलेंसिंग हम देखेंगे ड्यूरिंग फ्लोटिंग कंडीशन क्या होती है। अच्छा, उससे पहले हमको देखना है कि ये जो बायन फोर्स है ये कहाँ एक्ट करता है, किस पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है। बायन फोर्स हमारा किस पॉइंट पे लगता है, लाइक हम वेट को एज्यूम कर लेते हैं कहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, वैसे ही बायन फोर्स कहाँ पर लगता है, राइट। तो देखिए बायन फोर्स acts at the center of gravity of liquid displaced, ठीक है, center of gravity of liquid displaced by a body, ठीक है। तो ये कहाँ पर लग रहा है कि बॉडी अगर सबमर्ज्ड है, तो देखिए बॉडी अगर सबमर्ज्ड है तो इसने कुछ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किया है, राइट, इसने कुछ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किया है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। वहां से देखिए इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ हो सकता है यहां पर हो, मटेरियल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कुछ यहां पर होगा, ठीक है, और मटेरियल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कुछ यहां पर होगा, और लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कुछ ब्लू, राइट, वो कुछ यहां पर होगा, ठीक है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल या ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये देखिए इस पार्शियल फील्ड कंडीशन में अलग अलग है, जबकि पार्शियली इमर्ज्ड कंडीशन में, फुली इमर्ज्ड कंडीशन में ये दोनों ही पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। फुली इमर्ज्ड कंडीशन में ये क्या होगा,
ये दोनों ही पॉइंट आपके सेम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर अब आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका जो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसका शेप क्या हो गया, वो भी क्यूबॉइड हो गया। तो अब और यही क्यूबॉइड हो गया, तो उस अब वो भी क्या है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और ये जो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये फुली इमर्स कंडीशन में कोइंसाइड करेगा, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बायांसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायांसी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है। स्टेबिलिटी की कंडीशन की हम बात करते हैं व्हेन द बॉडी इज पार्शियली इमर्स्ड, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज पार्शियली इमर्स्ड। सपोज हम एग्जाम्पल ऑफ शिप लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए हम शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो वो शायद हो सकता है कुछ यहाँ है, ठीक है, और सेंटर ऑफ बायांसी जो होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। पॉइंट G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिप, पॉइंट B इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट G नहीं पॉइंट C दे देते हैं, ठीक है, और पॉइंट B हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, राइट, दैट इज सेंटर ऑफ बायांसी। अब जब तक देखिए ये यहां से क्या लग रहा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट, और यहां से क्या लग रहा होगा, सेंटर ऑफ बायांसी से लग रहा होगा FB, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा वेट। अब आपको पता है ये फ्लोट तभी करेगी जब W इज इक्वल टू FB हो, ठीक है। अब देखिए W इज इक्वल टू FB है और दोनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों सेम वर्टिकल लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय शिप जो है स्टेबल कंडीशन में माना जाएगा, ठीक है। अब सपोज अगर ये शिप थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है ना, मान लो ड्यू टू विंड इस तरफ से, सपोज विंड आने की वजह से अगर शिप जो है थोड़ा सा इस तरफ झुकता है, ठीक है ना, राइट साइड की तरफ झुकेगा, तो राइट साइड की तरफ अगर ये झुकेगा तो देखिए ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, मतलब कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा। अब देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हो सकता है कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ गया, बट अभी देखिए जो शेप ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, जो शेप ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो भी काफी चेंज हो जाएगा, राइट। अब जो शेप ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो भी काफी चेंज हो गया है, और देखिए मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो किस तरफ जाता है, राइट साइड में। मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो लेफ्ट साइड में है वो अब क्या है, कम है, और राइट साइड में मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो ज्यादा है। तो अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो भी उसी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा जहां पर मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका अब हो जाएगा बायांसी, सेंटर ऑफ बायांसी, राइट। अब देखिए W इधर से लग रहा है और FB इधर से लग रहा है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ पैरेलल
डिस्टेंस भी आ गई, मतलब कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई है किसकी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ बी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायन फोर्स, इनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई है, राइट। तो अब देखिए, तो ये एक तरह से हो गया टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट अ डिस्टेंस, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे हैं। तो एक इसको देखिए नीचे ले जा रहा है, दूसरा ऊपर, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज कपल तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, कपल बन गया ना ये, तो मूवमेंट ऑफ कपल देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहां पर अब मूवमेंट ऑफ कपल आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको इस तरफ टर्न करेगा, ठीक है। तो सो अनस्टेबिलिटी, ठीक है ना, पहले क्या हुआ, पहले देखिए आपका जो है ड्यू टू विंड ये आपका जो है अनस्टेबल हुआ, लेकिन अनस्टेबल होने के बाद अब देखिए बायन फोर्स और वो इसको क्या करेंगे, वापस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे बाय फॉर्मिंग अ बायन फोर्स एंड वेट, बाय फॉर्मिंग अ कपल, राइट। और वो कपल क्या करेगा, वो कपल इसको वापस अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम को गेन करने में, है ना, एक सहायक होगा, राइट। ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, राइट। तो ये स्टेबल कंडीशन है, राइट, कि सेंटर बायांसी जो है, सेंटर ऑफ बायांसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये स्टेबल कंडीशन है कि मतलब अगेंस्ट एनी डिस्टर्बिंग कपल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना, मतलब बाहर से अगर कोई डिस्टर्बिंग मूवमेंट आ रहा है, डिस्टर्बिंग टॉर्क आ रहा है, तो उसके लिए यहां पर ये रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट कर दे रहा है, ठीक है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट कर दे रहा है, रीस्टोरिंग कपल, ठीक है ना। कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, राइट। तो रीस्टोरिंग कपल जनरेट कर दे रहा है, राइट। तो ये स्टेबल कंडीशन होती है। अब स्टेबल कंडीशन में हमको दिख रहा है सेंटर ऑफ बायंसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। अब इसी में देखते हैं अनस्टेबल कंडीशन कब आ जाएगी। तो सपोज इसी शिप का ही एग्जांपल लेते हैं कि देखिए अगर इस शिप को मैंने क्या करा, अगर इस शिप में सपोज हमने इस शिप में अगर हमने जो है सपोज लोडिंग इसके बॉटम में ज़्यादा कर दी, इस शिप में अगर हमने लोडिंग यहाँ बॉटम की तरफ ज़्यादा कर दी है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में देखिए उस केस में जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अगर शिप में लोडिंग हमने बॉटम की तरफ ज़्यादा कर दी यहाँ पर, ठीक है, शिप में कुछ भी मान लो सामान की लोडिंग है, अगर हमने उसको नीचे की तरफ ज़्यादा लोडिंग कर दी है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट पूरे उस सिस्टम का, मतलब शिप प्लस जो भी इसमें लगे, जो भी सामान है इसमें, राइट, जो भी कार्गो कैरी कर रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे शिफ्ट हो सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है नीचे शिफ्ट होते होते इतना नीचे शिफ्ट हो जाए कि जो सेंटर ऑफ बायांसी है, राइट, ठीक है, कि सेंटर ऑफ बायांसी ऊपर रह जाए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शिप वो नीचे हो जाए। तो देखिए जब तक ये सीधा चलेगा तब तक इट्स ओके कि सेंटर ऑफ ये आपका W लग रहा है और ये आपका FB लग रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आती है ड्यू टू विंड की सपोज ये इस तरफ मूव कर जाता है, ये इस तरफ टिल्ट हो जाता है, तो जैसे ये इस तरफ झुकेगा तो क्या होगा, अब देखिए सेंटर ऑफ बायांसी ऊपर है, तो जैसे ये झुकेगा इस तरफ, तो अब आपको पता है कि बायांसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों क्या हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये बायांसी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या होंगे, ये दोनों भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए बायांसी कम शिफ्ट होगा, ठीक है, या थोड़ा सा भी मान लो शिफ्ट होता है तो बायांसी इस तरफ शिफ्ट हुआ, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कुछ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये बायांसी शिफ्ट हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा अब इस केस में, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा है W और बायांसी से लग रहा है क्या, FB। तो अब देखिए, अब ये कैसा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा ये वाला कपल। ठीक है, तो अब जैसे ही ये क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा तो ये क्या होगा, ये और इधर चले जाएगा, मतलब वापस आने की बजाय, वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की बजाय ये क्या होगा, ये ओवरटर्न कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे ओवरटर्निंग कपल है, ओवरटर्निंग कपल। और देखिए ये ओवरटर्निंग कपल ये जो होती है आपकी कंडीशन, ये अनस्टेबल कंडीशन होती है, राइट। अनस्टेबल कंडीशन बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ बायांसी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर ऐसा केस हो जाता है तो ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव द सेंटर ऑफ बायांसी, तो ये हमारा क्या जनरेट करता है, स्टेबल कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म होता है। ठीक है, अब हम एंटर कर रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। ठीक, फ्लूइड डायनामिक्स। तो देखिए, अब ऑब्वियसली अब हम क्या कंडीशन करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे फ्लो, राइट। द फ्लूइड इज फ्लोइंग। तो अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो देखिए, अब इसके लिए हम दो अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो अप्रोच यूज कर सकते हैं, क्या कि वही कि हर एक पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल एनालिसिस करें। तो पार्टिकल एनालिसिस अप्रोच, ठीक है, पार्टिकल की एनालिसिस करें कि हर एक पार्टिकल को देखें। ठीक है, उस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, और फिर उसके बाद क्या है कि उस हिसाब से अगर हम इसकी स्टडी करें फ्लो की, ठीक है ना, और उसके हिसाब से हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम हर एक पार्टिकल का निकालें। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हर एक पार्टिकल का निकालें, तो वो हमारी पार्टिकल एनालिसिस हो जाती है, राइट। लेकिन हम वो ना यूज करके हम एक दूसरी एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, पॉइंट एनालिसिस। पॉइंट एनालिसिस मतलब कि क्या है, गिवन बाय आइलर, ये लैग्रांजेस एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पे बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सपोज हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां से हमारा अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये वाली अप्रोच क्या करेगी कि ये किसी एक पार्टिकल को पकड़ेगी। ठीक है, अब वो पार्टिकल ऑब्वियसली आगे जाएगा, तो अब ये इसकी स्टडी करेगी, इसकी एनालिसिस करेगी। बट हम ये ना करके हम क्या करेंगे, हम पॉइंट की एनालिसिस करेंगे। हम क्या है कि एक पार्टिकल की एनालिसिस इज अ कम्बसम प्रोसेस। तो हम मान लीजिए ये स्पेस में, इस स्पेस में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इस स्पेस में मुझे स्टडी करनी है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, मैं सिंपल यहां पर हर एक पॉइंट को डेजिग्नेट करूंगा, इस स्पेस के भीतर हर एक पॉइंट को डेजिग्नेट करूंगा, और इस पॉइंट पे मैं सिर्फ एनालिसिस करूंगा। अब कोई भी पार्टिकल इस पॉइंट पे किसी टाइम पे आएगा, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू हमारी
जो भी हमारी इक्वेशन आएगी उसके हिसाब से इसके उस पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी है वो होगा, जो भी पैरामीटर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज, तो बेसिकली हम यहाँ पर पॉइंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पॉइंट एनालिसिस में हम जो भी पैरामीटर्स हैं सपोज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एक्स वाई जेड और टाइम। मतलब इस पॉइंट, तो बेसिकली मतलब इस पॉइंट पे क्या क्या हमारी वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, दैट इज एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई और अगर थर्ड एक्सिस भी ले लें तो जेड, तो उसके हिसाब से हमारा कैसे वेलोसिटी वेरी कर रहा है, और प्लस हर एक पॉइंट पे टाइम के हिसाब से हमारा क्या वेलोसिटी, किस तरीके से वेलोसिटी वेरी कर रहा है, ठीक है। इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं पॉइंट एनालिसिस। और तो एक्चुअली हो यही रहा है एक्चुअली क्या है, इन रियलिटी पार्टिकल्स के साथ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हमने उसको इजी अप्रोच के लिए हम लोग इस तरीके से यहां पर स्टडी करते हैं। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी इज कि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय न्यूटन्स लॉज, ठीक है ना। जो भी मैकेनिक्स पोर्शन हमारा, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, इट इज ड्रिवन बाय न्यूटन्स लॉज, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम जब फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम अभी फिलहाल रियल फ्लूइड ना डिस्कस करके हम क्या डिस्कस करेंगे, आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो पहले हम आइडियल फ्लूइड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक रियल फ्लूइड का कुछ एक चीजें, फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी देखेंगे। तो हम आइडियल फ्लूइड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड क्या होता है। सो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड इज समथिंग विच इज इनकम्प्रेसिबल, आदर्श, है ना। आइडियल मीन्स आदर्श, तो बेसिकली इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होगा। और इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब रो कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, वॉल्यूम, ठीक है, वी इज नॉट वेलोसिटी, वॉल्यूम कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, और साथ ही में क्या होगा, नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस देखिए, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी एक तरीके का शियर फोर्स होता है, और वो शियर फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। वो हम जब विस्कोसिटी की बात करेंगे वो अलग से देखेंगे। तो ये नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड जब तक हम मान रहे हैं, तो दैट इज नॉन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ठीक है। और तीसरी चीज है कि हम स्टेडी फ्लो कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्टेडी फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो होता है कि जो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, जो भी हमारा यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे कि हम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया की स्टडी करेंगे। जब फ्लूइड फ्लो की स्टडी करेंगे तो कहाँ तक स्टडी करेंगे, तो हम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर स्टडी करेंगे। इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को हम लोग बेसिकली बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं वॉल्यूम अंडर स्टडी, राइट। बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्टेड वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम अंडर स्टडी। तो ये जितना भी वॉल्यूम अंडर स्टडी है, तो इसमें किसी भी स्पेस पे अगर आप देखें, तो वो क्या होगा, वहां पर आपका जो चेंजेस हैं, चेंजेस इन वेलोसिटी और चेंजेस इन एनी पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जीरो होंगे, ठीक है। तो नो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली अगर हम बात करें कि सपोज एट t इज इक्वल टू t1,
हमने फ्लो देखा, तो सपोज ये पॉइंट ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ। तो अगर हमने ये फ्लो देखा तो सपोज यहाँ पर वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये t इज इक्वल टू T1 पे सपोज हमने देखा कि हर एक पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, दिस राइट, वेलोसिटी या कोई अदर पैरामीटर, डेंसिटी हो गया, राइट। तो डेंसिटी वैसे ही हम आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं तो कोई चेंज नहीं मानेंगे, ठीक है। प्रेशर हो गया, ठीक है, तो कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, टाइम t इज इक्वल टू T1 पे ए पे अगर ये था, ये कॉन्फ़िगरेशन था वेलोसिटी का, तो टाइम t इज इक्वल टू T2 पे भी यही रहे, टाइम t इज इक्वल टू T3 पे भी यही रहे, ठीक है। तो देखिए हर एक अलग अलग पॉइंट पे, हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है वेलोसिटी, लेकिन टाइम के साथ हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, वो हमारा स्टेडी फ्लो होता है, ठीक है ना। तो सो ये हमारा स्टेडी फ्लो होता है, ठीक है, कि स्पेस के साथ, मतलब विद रेस्पेक्ट टू स्पेस पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम पैरामीटर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। प्लेस के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, राइट, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ओनली, टी का फंक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि दिस इज स्टेडी फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इररोटेशनल फ्लो, ठीक है। इररोटेशनल फ्लो क्या होता है, हम इररोटेशनल फ्लो मानेंगे, ठीक है। जो भी अभी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं उसमें हम क्या मानेंगे, उसमें हम अपना इररोटेशनल फ्लो उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्टेडी फ्लो मोस्टली कहाँ पर हमारा इस टाइप का फ्लो अवेलेबल होगा, व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इज वेरी लो, व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इज वेरी लो। तो उस केस में हमारा जो है लगभग हम स्टेडी फ्लो एज्यूम कर सकते हैं, व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इज वेरी लो, ठीक है। और इसी तरीके के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इसी तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। आई मीन ठीक है, इसकी बात हम बाद में करते हैं, अभी आगे आएगा। तो अब देखिए इररोटेशनल फ्लो क्या होता है। इररोटेशनल फ्लो अगर फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के अबाउट, अगर आप एक फ्लूइड पार्टिकल को उठाएं और उस फ्लूइड पार्टिकल को देखें, तो अगर फ्लूइड पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, देन इट विल बी इररोटेशनल फ्लो, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए हमने एक केस पढ़ा था कि हम अगर कंटेनर में वाटर है तो हम उसको ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये रोटेट करने पे क्या ये रोटेशनल फ्लो हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए रोटेशनल फ्लो कब होगा, जब फ्लूइड पार्टिकल अपनी एक्सिस पे रोटेट करे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बल्क ऑफ द फ्लूइड रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। पूरा कंटेनर ही रोटेट कर रहा है, उस वजह से कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है वो भी रोटेट कर रहा है, और एक समय के बाद वो स्टेडी कंडीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इस कंडीशन में फ्लूइड जो है फ्लूइड जो है रोटेशनल मोशन में हो। रोटेशनल मोशन कैसे कंसीडर करेंगे, सपोज आपने पानी पे कीड़े को देखा होगा, ठीक है। पानी पे कोई इंसेक्ट को देखिए, और अगर वो पानी सपोज दिस इज इंसेक्ट और ये बकेट, अब ये इंसेक्ट क्या होगा, सरफेस पे होगा पानी की, जो ऊपरी सतह होती है उस पे है, ठीक है। अब आप इसको देखिए कि अगर ये इसी टाइप के मोशन में, अगर ये हो सकता है इंसेक्ट जो है सरफेस पे इस तरीके से मूव कर रहा है,
तो ये क्या है, ये इररोटेशनल फ्लो में आएगा। अगर ये रोटेशनल फ्लो होता तो ये हो सकता है इस तरीके से मूव कर रहा होता, लेकिन साथ में इस तरीके से भी मूव कर रहा होता। तो ये रोटेशनल फ्लो है, ठीक है, ये रोटेशनल फ्लो है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी देखें कि पानी जो है, आपको पानी ऐसे स्ट्रीम लाइन, आई मीन नॉट स्ट्रीम लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता दिखे, ठीक है, पानी जो है आपको स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपने इंसेक्ट को देखा तो इंसेक्ट भी स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब है कि वो इंसेक्ट है किस पे, रेस्ट किस पे कर रहा है, फ्लूइड पार्टिकल्स पे। तो इसके इस तरीके से मूव करने का मतलब है कि फ्लूइड पार्टिकल भी जो है वो कैसा मूव कर रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के मोशन को हम लोग इररोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इस टाइप के मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक पार्टिकल अपनी एक्सिस पे घूम नहीं रहा है तब तक हम लोग उसको रोटेशनल मोशन नहीं कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या है, ये बेसिकली इसके पीछे हमारा मेन चीज है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो देखिए, अगर सपोज हम यहां पर कुछ ऐसा वॉल्यूम ले रहे हैं, आपने देखिए एक चीज एक्सपीरियंस की है, सपोज अपने गार्डन होज में, ठीक है ना, जो नॉर्मल आपका जो है पानी की रबर होती है, उसके आगे अगर आप उसका एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, एरिया रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि जहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, उंगली लगा के, तो आपको दिखता है कि वहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को ही फॉलो करता है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें होता क्या है कि सपोज ये हमारा कोई एक वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ से पानी आ रहा है, पानी या कोई भी लिक्विड आ रहा है, ठीक है, और इस तरफ से सपोज बाहर आ रहा है। अब जरूरी नहीं, उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर जो एरिया है, सपोज ये दिस एरिया, राइट, तो ये एरिया हमने क्या ले लिया, ये एरिया हमारा है A1, ये एरिया हमारा है A2, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें तो सपोज यहां पर जो है ये, अच्छा ये कॉन्टिन्यूस फ्लो है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहां पर जो है पानी होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए, ये डेल्टा एक्स अमाउंट है सपोज, ठीक है, डेल्टा x1, मैं ये इतनी लेंथ की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो पानी आ रहा है मैं उसका सिर्फ इतने वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ जिसकी लेंथ डेल्टा x1 है, ठीक है, तो मैं इतने अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो भी अमाउंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, वो जितना अंदर जाएगा, ठीक है, सपोज ये डेल्टा x1 क्या, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है डेल्टा v, ठीक है, वाटर और कोई भी लिक्विड जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो डेल्टा v अमाउंट ऑफ वाटर अंदर आ रहा है, ये कब अंदर जा पाएगा, जब इधर से सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये इधर से प्रेशर से जो ये डेल्टा v अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, इधर से प्रेशर से, इसके प्रेशर में अगर ये फ्लूइड कंप्रेसिबल हम लोग माने, अगर ये फ्लूइड कंप्रेसिबल माने, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा
दब जाए। कंप्रेस का मतलब, कंप्रेसिबल मतलब ये दब जाए, और इसके दबने से जो अंदर वाला फ्लूइड है वो दब जाए तो उसका क्या होगा, अपना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये दब गया इतना अमाउंट में और इसको इसने एकोमोडेट कर लिया अंदर, जो बाहर से पानी आ रहा था उसको अंदर जो खाली हुई जगह कंप्रेस होने के बाद वहाँ पर इसने इसको प्लेस दे दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, तो तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अंदर जाए। डेल्टा वी अमाउंट जो है ये अगर अंदर जाता है, ठीक है, डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वाटर अंदर जाएगा तभी जाएगा जब यहां से डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जाएगा। डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सपोज अब ऑब्वियसली ये क्या है, ये लेंथ कम होगी क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है, तो डेल्टा x1, ठीक है, और ये डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जाएगा तो ये डेल्टा x2 सपोज हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा x2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वाटर इधर से अंदर और इधर से बाहर, सपोज ये टाइम t में जा रहा है। डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वाटर इधर से अंदर और इधर से बाहर, सपोज ये टाइम डेल्टा t में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब अगर इस तरफ से लेफ्ट साइड से मैं लगाऊं कि डेल्टा वी हमारा क्या होगा, डेल्टा वी हमारा होगा a1 इंटू डेल्टा x1। ठीक है, और इधर से अगर मैं देखूं तो इधर से डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी हो जाएगा a2 इंटू डेल्टा x2। ठीक है, a2 इंटू डेल्टा x2। अब देखिए जो रेट ऑफ फ्लो तो सेम है दोनों साइड, क्योंकि अगर डेल्टा वी इधर डेल्टा टी अमाउंट से अंदर जा रहा है तो इधर भी डेल्टा वी डेल्टा टी अमाउंट से बाहर जा रहा है। सॉरी, इधर अगर डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वाटर इधर से डेल्टा टी टाइम में अंदर जा रहा है तो सेम डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जा रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो भी बराबर होगा। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये क्या आ जाएगा, a1 इंटू डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और ये डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। इस एरिया पे वेलोसिटी क्या होगी, राइट, एंट्री पे वेलोसिटी क्या होगी, तो सपोज इस यहाँ पर v1 वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा a1 v1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यहाँ से हो जाएगा a2 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा t, तो ये हो जाएगा a2 v2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यही हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो देखिए यहां से दिख रहा है कि अगर a1 ज्यादा है और a2 कम है तो v2 हमारा क्या होता है, a1 बाई a2 इंटू वी1। तो v2 हमारा हो जाएगा a1 बाई a2 इंटू वी1। ठीक है, और a1 हमारा ग्रेटर देन a2 है तो v1 हमारा लेस देन v2 हो जाएगा। सर यस, v1 हमारा लेस देन v2 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो जो है वो कांस्टेंट है, इधर भी और उधर भी, राइट, इनसाइड और आउटसाइड रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो जाती है।
तो अब देखिए, अब क्योंकि हमने, अब रेट ऑफ फ्लो अगर कांस्टेंट है तो मास फ्लो रेट भी कांस्टेंट होगा। देखिए सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो क्या, सबसे पहले तो वॉल्यूम जो एंटर कर रहा है वही कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम एंटर कर रहा है वही, वो अगर आपका कांस्टेंट है, रेट ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। अब क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो रो भी कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो रो भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से को रो से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो रो ए V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। तो ये देखिए ये क्या है, मास फ्लो रेट कहाँ पर, इन मास फ्लो रेट आउट, ठीक है। तो यहां से क्लियर है कि मास फ्लो रेट भी हमारा क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारा आता है बर्नौलीज इक्वेशन, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन में बेसिकली हमको क्या, बर्नौलीज इक्वेशन इज नथिंग बट द एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करती है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन सिंपली एनर्जी प्रिंसिपल पे काम करती है, राइट। तो सपोज ये हम कुछ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ फ्लो को देख रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड देख रहे हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके के पाइप में से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट पे सारी कंडीशंस, सपोज ये वेलोसिटी V1 है, राइट, वेलोसिटी V1 है, एंड आपका डेंसिटी तो यहाँ पर भी रो होगा, यहाँ पर भी रो होगा, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल हम फ्लूइड का फ्लो कैसा ले रहे हैं, आइडियल एंड स्टेडी, ठीक है, आइडियल एंड स्टेडी, ठीक है। तो वेलोसिटी V1 है, एरिया A1 है, तो रो, ठीक है, और यहाँ पर रो A2 V2, एरिया A2 है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर P1 है और यहाँ पर प्रेशर क्या है, P2 है, ठीक है। एग्जिट पे, आउटपुट पे प्रेशर P2 है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन ये जो रिलेशन होगा इनपुट वैल्यूज और आउटपुट वैल्यूज में, वो हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ। बेसिकली H1 क्या है, सपोज अगर मैंने ये रेफरेंस लाइन ले लिया है, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, तो ये हाइट इनपुट पे हमारी जो है रेफरेंस लाइन से ये H1 है, और आउटपुट पे हमारी जो हाइट है ये H2 है, ठीक है। तो आप पाइप की हाइट ले लीजिए, ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट हम ले लेंगे, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे आउटपुट पे हाइट। तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन हम सिंपली इस तरीके से वैल्यूज पुट कर इनपुट और आउटपुट पे या किसी भी दो पॉइंट पे जो रिलेशन आएगा वो हम ये वैल्यूज इस तरीके से हम किसी भी दो पॉइंट पे, आप यहाँ पर ले लें, किसी भी दो पॉइंट पे इस तरीके से हम रिलेशन जो है शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है कि थ्रू आउट दिस वॉल्यूम P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H, ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। थ्रू आउट दिस वॉल्यूम P प्लस हाफ रो G
वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये कैसा है, कांस्टेंट है, राइट। तो चलिए अब इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो ये मैंने जैसा कि बताया, ये बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, एनर्जी बैलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी बैलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम जो एनर्जी, बेसिकली हम जो इक्वेशन फॉलो करेंगे वो है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। जो भी हमारा वर्क डन आएगा वो हमारा क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए हम पूरे फ्लूइड की एनालिसिस एक साथ तो कर नहीं सकते हैं, तो हम एक कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो ये है, इसका वॉल्यूम सपोज डेल्टा वी है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है डेल्टा वी, ठीक है। और मास क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा एम, जो कि क्या होगा, डेल्टा एम हो जाएगा रो इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये वॉल्यूम के फ्लो को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डेल्टा एम है, ठीक है, इसी वॉल्यूम को हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाके देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंटल वॉल्यूम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंटल वॉल्यूम, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, हाफ डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। डेल्टा एम को हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एम को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू रो डेल्टा वी, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट अब हम निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन देखिए पॉइंट 1 से, मतलब इनपुट से आउटपुट तक जब हम आ रहे हैं, तो वर्क डन दो चीजों द्वारा है, दो फोर्सेस द्वारा है। एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पर इसको प्रेशर की वजह से अंदर आएगा, राइट। तो कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा इस पर, तो वो प्रेशर फोर्स, ठीक है ना, यहाँ पर वो प्रेशर फोर्स भी हमारा वर्क कर रहा है, देखिए। और अब जब यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड जब यहाँ पर बाहर जाएगा, तो ये एटमॉस्फेयर पे, मतलब आगे जो भी है उस पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, उस पर प्रेशर फोर्स, उस पर बाहर प्रेशर लगाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर हमारा, वो बेसिकली जो वो वर्क हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आई मीन वो वर्क डन बाय द लिक्विड हो जाएगा, राइट। यहां पर वर्क डन ऑन द लिक्विड है, वो वर्क डन बाय द लिक्विड। तो चलिए खैर हम एक एक करके पहले वैल्यूज पुट करते हैं, राइट। तो अब देखिए वर्क डन जो हमारा होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा डेल्टा एम इंटू जी, ठीक है, डेल्टा एम इंटू जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, ठीक है ना। यहां से यहां तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी देख रहे हैं जो कि वर्टिकल है। अच्छा, अब यहां पर मैं माइनस साइन पुट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वर्क डन, आई मीन जो वेट है वो डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है, इसलिए मैंने माइनस साइन पुट कर दिया, ठीक है। तो ये डेल्टा एम क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आएगा माइनस रो इंटू डेल्टा वी इंटू जी इंटू H2 माइनस H1, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन बाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन बाई
वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। तो देखिए WP, अब ये WP क्या होगा WP देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है ना, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज ही करेगा। अच्छा, वैसे भी वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है, यहाँ पर सिस्टम हम क्या ले रहे हैं, सिस्टम वो चीज, वो वॉल्यूम ले रहे हैं जो वॉल्यूम अंडर स्टडी है, उसको हम सिस्टम लेंगे। तो ये जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसके वो होगा, अगर मैं यहाँ पर एरिया A1 है, राइट, और ये सपोज ये डेल्टा x1 अंदर चला जाता है, ये डेल्टा x1 अंदर चला जाता है, ठीक है, तो देखिए फोर्स लग रहा होगा P इंटू A1, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ डेल्टा x1, सो डेल्टा x1, ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अब लेकिन इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ये करेगा एटमॉस्फेयर पे, तो ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा है किसी और पे तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो इसलिए इसको मैं माइनस से लूंगा। अब देखिए अगर ये एरिया A2 है तो ऑब्वियसली देखिए डेल्टा V सेम है ना इनपुट पे और आउटपुट पे, तो यहां पर देखिए यहाँ पर ये कुछ और डेल्टा x2 कुछ अलग जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस P1 A1 डेल्टा 1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2, राइट, P2 A2 डेल्टा x2। तो ये हमारा प्रेशर फोर्स की वजह से वर्क आ जाएगा। तो यहां से WP हमारा क्या आता है, WP हमारा आता है, देखिए P1 A1 डेल्टा x1, A1 डेल्टा x1 ये है क्या, A1 डेल्टा x1 है डेल्टा V, और A2 डेल्टा x2 ये भी क्या है डेल्टा V। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में डेल्टा V कांस्टेंट है ना, राइट, तो ये चीज हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब बस इसको यहां पर WG प्लस WP इज इक्वल टू डेल्टा के ही पुट करेंगे, ठीक है, WG प्लस WP अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के ई इज इक्वल टू WG प्लस WP, ठीक है, तो डेल्टा के ई क्या है, हाफ रो डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, डेल्टा V हमारा वॉल्यूम है, राइट, इज इक्वल टू WG हमारा क्या है, माइनस रो G डेल्टा V H2 माइनस H1 प्लस P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। अब ये देखिए ये डेल्टा V और ये डेल्टा V कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज बस करना होगा, आपको दिख जाएगा P1 प्लस हाफ P1 प्लस रो G H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो G H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्लियर हो जाती है कि ये एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम से आ रही है, और यहाँ पर देखिए डेल्टा V सब कैंसिल ही हो जाता है, तो आप कितना भी वॉल्यूम ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि सबको अगर डेल्टा V से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब वॉल्यूम की यूनिट में आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये है हमारी एनर्जी इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।